Okay, the session is being recorded now, and so we'll continue with the third lecture in the subject of construction materials. I'll present my screen to you all. Yes, sir. Is my screen visible to all? Yes, sir. Okay, just a minute. The screen is not responding. Just a minute. I'll just check it. So, is my screen visible to you? No. No? Yes, sir. Now visible. Now is it visible? Yes, sir. Okay, just a minute. Okay, I guess now it is visible, right? Yes, sir. So we will continue. In the last lecture, we have discussed about the types of stones, right? Now, today we will be discussing the tests that are performed on stone, right? So हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्टोन्स की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ स्टोन हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। उसमें अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को कवर करना वो है टेस्ट। अब टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई बता सकता है कि व्हाई डू वी रिक्वायर टू टेस्ट अ स्टोन? Why should we test? Strength. हाँ बताइए, कोई भी ट्राई कर सकता है। नो आइडिया सर, हार्डनेस और टफनेस का पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? हार्डनेस एंड टफनेस। हार्डनेस एंड टफनेस, ठीक है, ये एक टेस्ट है, ठीक है। और क्या हो सकता है? चलिए ये हम लोग फिर अभी देखते हैं आगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड बी टेस्ट एंड विच टेस्ट आर अप्रोप्रिएट, राइट? सो फर्स्ट वी हैव फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, ठीक है। इस टाइप का एनालिसिस हमें करना है, फेलियर मोड कि किस टाइम पे वो फेल होगा, क्या चीज गलत हो सकती है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन बी टेस्ट फॉर दिस, ठीक है। हाउ वी कैन मैनेज द रिस्क, कैसे रिस्क को मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी पड़ेंगी। क्या ये सेफ है कि नहीं है, स्टोन जो हम यूज करने जा रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है, कितने टाइम तक ये लास्ट करेगा, ठीक है। इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ, क्या उसकी स्ट्रेंथ है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं, इसलिए हम लोग स्टोन पे टेस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट ऑन स्टोन्स, ठीक है। अब स्टोन पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला टेस्ट है हार्डनेस टेस्ट, राइट। हार्डनेस का मैंने आप लोगों को बताया था
क्या रहता है हार्डनेस? हार्डनेस किस चीज के लिए हम लोग करते थे? क्या फाइंड आउट होता है इससे हार्डनेस टेस्ट में? लास्ट क्लास में अगर कोई था तो वो बता सकता है। हार्डनेस में मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को इनफैक्ट एक डिफरेंस बताया था हार्डनेस और टफनेस में, है ना? तो हार्डनेस में मैंने बोला था कि आप लोग उसको पेन और नाइफ से स्क्रैच करके उसकी हार्डनेस चेक कर सकते हो, ठीक है? एक ये प्रोसेस होती है। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, मोर सर्किल में हम लोग हार्डनेस को चेक करते हैं। अभी मैं ये सारे टेस्ट और क्लियरली आप लोगों को बताऊंगा दूसरी वेबसाइट के थ्रू। फिलहाल आप लोग इसमें भी देख लीजिए थोड़ा, ठीक है? तो जो पॉकेट नाइट होता है उससे आप लोग क्या करते हैं, मार्क बनाते हो स्टोन की सरफेस पे, ठीक है? और हार्डनेस 3 तक आती है लाइमस्टोन में, ठीक है? इसी तरीके से जो सिलिशियस रॉक्स होते हैं उसकी हार्डनेस का इंडेक्स आता है एच। ये जो H3 H7 है ये मोर सर्किल के रेंज है, स्केल है, ठीक है? तो जितना ज्यादा ये रहेगा उतना ज्यादा हार्ड स्टोन रहेगा, ठीक है? और कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है इस तरीके से बताया हुआ है आपको। मैं अभी और क्लियर इसको बताऊंगा, पूरे टेस्ट प्रोसीजर कैसे किया जाता है ये दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि टेस्ट कौन कौन से हैं हम लोग, ठीक है? तो इस तरीके से आप देखिए ये मोर्स हार्डनेस स्केल है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। तो ये इसका स्केल के नंबर हैं, ठीक है? जैसे ये टैल का है, फिर जिप्सम है, कैल्साइट है, तो उस तरीके से फिर क्वार्ट्ज है, और डायमंड सबसे स्ट्रॉन्ग है। मतलब जितना ज्यादा इसका स्केल बढ़ता रहेगा अपसाइड, उतना क्या होगा, ये उतना स्ट्रॉन्ग है, उतना उसकी हार्डनेस ज्यादा होगी, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सी यूज किए गए हैं इसमें, फिंगर नेल से स्क्रैच करके देखा है, ठीक है? यहाँ तक का तो टैल्क और जिप्सम की रेंज में आएगा इंक्रीजिंग हार्डनेस, ये हार्डनेस इंक्रीज कर रहा है। फिर कॉपर पेनी, कोई आप कॉइन ले लें कॉपर का, या फिर नाइफ ले लें, फिर नेल ले लें। जितना हार्ड होता रहेगा उतना हार्ड मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा। फिर आप ड्रिल से करके देखेंगे, है ना? तो इससे आपको पता चलेगा कि स्टोन कितना हार्ड है, उसकी हार्डनेस क्या है, ठीक है? इसी तरीके से नेक्स्ट होता है क्रशिंग टेस्ट। अब ये सारे टेस्ट मैं डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ आप जान लीजिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, ठीक है? ये क्या फाइंड आउट करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है? कंप्रेसिव क्या होता था और टेंसाइल क्या होता था, कोई बताना चाहेगा दोबारा से एक बार? व्हाट इज कंप्रेसिव? किसी चीज को दबाना। हाँ, कंप्रेशन पैदा करना, राइट? तो स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया, उसकी उसकी कितनी क्षमता है कंप्रेशन को झेलने की, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और उसको कंप्रेस करता हूँ, उसको दबाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो बट वो नहीं टूटता। मान लीजिए मैंने अपने हाथ में एक स्टोन लिया है और मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, अपने हाथों से दबा रहा हूँ, बट वो नहीं टूट रहा। वो क्यों नहीं टूट रहा है, इसका रीजन बता सकते हैं आप? सर कंप्रेसिव पावर ज्यादा है। हाँ, क्योंकि जितनी मैं पावर लगा रहा हूँ उसमें, जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ या जितना मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, वो उतना नहीं है जितना वो रेजिस्ट कर पा रहा है उसको, ठीक है? अगर मैं अपने हाथ की जगह अब मैं उसमें कोई मशीन के थ्रू उसमें प्रेशर लगाना शुरू करूँ या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाना शुरू करूँ उसमें, तो क्या वो टूट जाएगा उसके बाद? ऑफकोर्स वो टूट जाएगा, क्योंकि अगर उसकी जितनी स्ट्रेंथ है झेलने की उससे ज्यादा की आप स्ट्रेंथ लगाओगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हम चेक होती कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसी तरीके से टेंसाइल में क्या होता है, उसको खींच के देखा जाता है, ठीक है? तो क्रशिंग टेस्ट में हम लोग कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हम लोग करते हैं, ठीक है? फिलहाल क्रशिंग टेस्ट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टोन देख रहे हैं, ठीक है? ये डायमेंशंस वगैरह मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, दूसरी वेबसाइट पे बहुत क्लियर दिया हुआ है। फिलहाल आप सिर्फ ये जान लीजिए कि इस टेस्ट में क्या होता है। तो क्रशिंग टेस्ट है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का ये देखिए कि ये कॉम्पैक्शन मशीन है। अगर आप मैं आपको वो लेना चाहते हैं आइडिया, ठीक है? तो क्या होता है, ऊपर से लोडिंग होती है, नीचे भी एक ये मॉड्यूल रखा होता है, इसके बीच में सैंपल होता है, ठीक है? दिस एस इज सैंपल, ठीक है? स्टोन का कोई सैंपल बना के रखा जाता है, इसकी डायमेंशन वगैरह सब फिक्स होती हैं, ऊपर लिखा हुआ देखिए आप, मैं अभी आपको सब बताऊंगा। ये क्यूब बनाया जाता है, देखिए 40x40 इंटू 40 mm का, ठीक है? क्यूब मतलब कि उसकी तीनों LBH लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या है, कॉमन रखी गई है, दैट इज 40 mm फ्रॉम ऑल द साइड्स, राइट? तो इस तरीके का क्यूब बना है, ये सैंपल है, इसको मशीन में रखा जाता है, ठीक है? और इसमें इस तरीके से कंप्रेशन दिया जाता है, ये कंप्रेस करेगी मशीन इसको बीच में, ठीक है? तो जैसे ये कंप्रेस करेगी, ये सैंपल दबने की कोशिश करेगा अंदर की तरफ इस तरीके से, राइट? तो क्या होगा, जितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी तब तक तो ये ठीक रहेगा, लेकिन जैसे इसकी स्ट्रेंथ
ये मशीन इसकी स्ट्रेंथ के लेवल पे आने लगेगी तो इसमें क्रैक्स फॉर्म होंगे और हल्के हल्के करके ये ब्रेक हो जाएगा स्टोन। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है जो कि कंप्रेशन में आ रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप देखोगे तो आप देखो लेटराइट 2 to 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब देखिए स्ट्रेंथ जो होती है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे है, तो इसका मतलब क्या, न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड, जितना फोर्स लग रहा है जितने में वो ब्रेक हुआ है मैक्सिमम फोर्स, पर एमएम स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इस क्यूब के क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो उसका एमएम स्क्वायर में एरिया दिया हुआ, तो इससे स्ट्रेंथ पता लगेगी आप लोगों को। उसी तरीके से सैंडस्टोन की और ज्यादा होती है 70, ग्रेनाइट और ज्यादा आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ झेल सकता है, देखिए 70 से 130 तक का न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो इसकी ये ज्यादा मतलब कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। वैसे उस तरीके से ट्रैप है, ये और ज्यादा कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्रेशन से पता चल जाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है स्टोन की। नेक्स्ट टेस्ट होता है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट में क्या है, ये बेसिकली टफनेस के लिए देखा जाता है। मैंने आपको बताया था हार्डनेस के लिए कौन सा हमने किया था, नाइफ वाला Where's my screen is visible to you? यस सर। मेरे ख्याल से कोई इसमें इशू आ गया था। लेट मी प्रेजेंट अगेन। Okay, now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। अब देखिए ये इम्पैक्ट टेस्ट के लिए, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या है, देखिए ये वाला पोर्शन जो है ना ये हैमर है। ठीक है, इसका कुछ 2 किलो का अराउंड वेट होता है, ये हैमर है आपका, राइट। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे ये एक मोल्ड है नीचे, इसमें आप स्टोन के पर्टिकुलर साइज के मतलब स्टोन आप डालोगे, इसमें छोटे छोटे स्टोन्स डालोगे और आप क्या करोगे, इसमें ब्लोज डालोगे ऊपर से, मतलब आप यहाँ से इसको रिलीज करोगे तो क्या होगा, हैमर नीचे गिरेगा इस पे। ठीक है, इसी तरीके से आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो स्टोन है वो क्रश होगा। ठीक है, वो टूटने लगेगा, वो फाइनर पार्टिकल्स में ब्रेक होगा। ऑफ कोर्स बड़ा स्टोन है, आप उस पर हैमर गिराओगे तो वो छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू होगा, फाइन पार्टिकल्स में। ठीक है, तो इस तरीके से उसका हम लोग टफनेस देखते हैं कि कितना टफ है वो। ठीक है, और उसका भी फॉर्मूला होता है, फिर वो आगे हम डिस्कस करेंगे। आप इसकी ये देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। देखिए कप का डायमीटर दे रखा है 102 mm, हाइट दे रखी है 50 mm। ठीक है, और जो हैमर का वेट है 132 से 137 न्यूटन, इसका फोर्स दिया हुआ है, राइट। डाया जो है हैमर का वो 100 mm का डाया है। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ से आप इसको लिफ्ट करते हो हैंडल से और यहाँ से आगे आप रिलीज करते हो तो हैमर नीचे की तरफ गिरता है इस मोल्ड पे। जब ये गिरेगा इस पे
तो ये इम्पैक्ट डालेगा, इसलिए इसका नाम इम्पैक्ट टेस्ट है। ठीक है, तो इम्पैक्ट डालेगा और स्टोन क्या होंगे, क्रश होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें से टफनेस निकालते हैं उसकी। ठीक है, फिर अगला टेस्ट जो है हम लोगों का वो है फायर रेजिस्टेंस टेस्ट। फायर रेजिस्टेंस बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो मतलब जो है इसमें स्टोन विच इज फ्री फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट कैन रेजिस्ट फायर, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी तो नहीं है, अगर वो कंटेंट है कैल्शियम कार्बोनेट का तो उसमें फायर होने की चांसेस रहेंगी। ठीक है, तो आपको ये चेक करना पड़ता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है, अगेन ये भी आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको, और ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज एट्रिशन टेस्ट। ठीक है, एट्रिशन क्या होता है, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ द स्टोन। ठीक है, एम्प्लॉयड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। आपने देखा होगा जब भी हम लोग रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें नीचे पत्थर बिछाए जाते हैं ना, एक लेयर होती है। आप आगे जाके, अभी आप सेकेंड ईयर में आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, जब हाईवे इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ेंगे तो जो रोड पड़ती है तो उसमें हर एक नीचे से स्टार्ट करते हुए बेस, सब बेस, इस तरीके से लेयर्स आती है। तो उसमें एक लेयर आती है स्टोन की। ठीक है, एक स्टोन की लेयर उसमें डाली जाती है। तो उसमें कितना वेयर आएगा, मतलब उसमें किसी भी चीज के मूवमेंट की वजह से स्टोन आपस में रगड़ेंगे तो वो उसमें वेयर एंड टेयर होगा। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं एट्रिशन टेस्ट। इसमें क्या है, ये होता है डेवल्स एट्रिशन टेस्ट मशीन में होता है। ठीक है, इसके भी कुछ प्रोसीजर्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, अभी मैं आगे इसको और क्लियर आपको बताऊंगा। ये इस तरीके से आप लोग निकालते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट टेस्ट है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या करते हैं हम लोग, स्टोन को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, उसमें ये देखते हैं कि मतलब एसिड के से स्टोन में क्या फर्क आ रहा है ना, कहीं उसमें मतलब वो डिग्रेड तो नहीं कर रहा, और वो कहीं किसी भी वेदर कंडीशन, मतलब वो वेदरिंग को रेजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग एसिड टेस्ट चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो, कॉर्नर्स ऑफ स्टोन विल टर्न राउंडिश एंड लूज पार्टिकल। ठीक है, इस तरीके से क्या टेस्ट का असर हो रहा है स्टोन पे, ये हम चेक किया जाता है। और उसमें अल्कलाइन कंटेंट हाई है कि क्या है, ये सब कुछ हम लोग एसिड टेस्ट में करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये अभी आप लोग थोड़ा ये चीजें देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट जो दिखा रखे हैं, ये एट्रिशन टेस्ट के लिए। एट्रिशन टेस्ट अभी मैंने बताया था ऊपर आप लोगों को। ठीक है, वेयर चेक करने के लिए होता है ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग देखते हैं कि स्टोन में वेयर तो नहीं होता करके। ठीक है, ये कुछ 30 डिग्रीज में इंक्लाइंड होते हैं, ये 30 डिग्रीज में इंक्लाइंड है। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा कैच करना पड़ेगा इस चीज को। फायर रेजिस्टेंस का टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर ऑब्जॉर्प्शन। मैंने बताया था स्टोन को बहुत ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करने वाला नहीं होना चाहिए मटेरियल, है ना, तो उसके लिए वाटर ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करते हैं। कुछ वही 24 घंटे के लिए स्टोन को पानी में रखते हैं, पहले उसका वेट ले लेते हैं, फिर पानी में रखते हैं 24 आवर। तो वो M1 वेट होता है, M2 होता है, तो उसने कितना वेट कैरी किया, परसेंट ऑब्जॉर्प्शन निकल रहा है, कितना पानी ऑब्जॉर्व किया वो आपको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। तो ये इजी टेस्ट है, कुछ है नहीं इसमें, फिर भी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस। ये बेसिकली किसके लिए होते हैं, ये जियोलॉजिस्ट के लिए होते हैं बेसिकली। हम लोग इनको जनरली करते नहीं है यहाँ पे, हम लोग जनरली इनको करते नहीं है इसमें सिविल इंजीनियरिंग में, है ना। ये लोग जियोलॉजिस्ट जो भूवैज्ञानिक जो होते हैं वो लोग ज्यादा इसमें काम करते हैं। ठीक है, इसमें वो ग्रेन साइज देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं, मिनरल्स देखते हैं, है ना। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मार्स का जो मिशन है उसमें क्या करते हैं ये लोग, ऊपर अपने रोवर्स को भेजते हैं और वहां से वो रोवर्स सैंपल कलेक्ट करके इनको देता है ना। तो सैंपल कलेक्ट क्या करता है, वो यही चीज के तो सैंपल कलेक्ट करता है, स्टोन वगैरह कलेक्ट करता है, वहाँ की सॉइल कलेक्ट करता है, और उनमें ये सारी चीजें चेक की जाती है। ठीक है, क्या क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंडीशन कैसी है उसकी, टेक्सचर कैसा है ना, और मिनरल, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या क्या है उसमें, तो ये सारे टेस्ट उसमें किए जाते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग बहुत ज्यादा इस पे नहीं, डिटेल पे नहीं देखते हैं। नेक्स्ट इज, ठीक है, ये नेक्स्ट इज ब्रैड्स टेस्ट। ब्रैड टेस्ट होता है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए, मतलब जिस जगह पे आप स्टोन यूज कर रहे हो जहाँ पे कि बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, फ्रॉस्ट होता है, तो फ्रॉस्ट की वजह से मैंने बताया था आपको क्या हो सकता है, पानी स्टोन के क्रैक्स में जा सकता है या वो पोर्स में जा सकता है, और बाद में वहां जाके जम जाएगा जिसकी वजह से स्टोन ब्रेक हो सकता है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए होता है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। फिर एक है स्मिथ टेस्ट। ठीक है, इसमें टेस्ट ये क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्यूबल मैटर प्रेजेंट इन द स्टोन। ठीक है, इसमें चेक करते हैं कि वाटर में कितना सॉल्यूबल मैटर प्रेजेंट है स्टोन में। ठीक है, ये भी क्वालिटी के लिए चेक होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी,
स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई मुझे बता सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है किसी भी मटेरियल का? 9.8 हम्म 9.8 नहीं, 9.8 जो आप बता रहे हो दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो आप ग्रेविटी बता रहे हो कि कितने अर्थ की ग्रेविटी होती है, ठीक है। वो चीज़ है, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, किसी को ध्यान है कैसे डिफाइन की जाती है? ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लेते हैं ना, वो लेते हैं हम डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस अपॉन जो सब्सटेंस हम चेक कर रहे हैं, जिसकी डेंसिटी निकालना चाहते हैं। मान लो स्टोन की निकालना चाहते हैं, डेंसिटी तो किसी भी चीज की हो सकती है, डेंसिटी है ना। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी तो किसी भी चीज की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, वाटर की हो सकती है, किसी भी लिक्विड फ्लूइड की हो सकती है, तो हर चीज की डेंसिटी होती है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारा, दैट इज से एस ने उसको बेसिकली जी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हम लोग वाटर भी ले लेते हैं जिसकी नोन सॉल्यूशन, जिसकी हमें पता हो, ठीक है, जैसे वाटर की डेंसिटी हम लोगों को पता होती है, तो इस तरीके से हम लोग इसके कंपैरेटिव निकालते हैं कि कितनी इसकी डेंसिटी रहेगी। ठीक है, तो उस तरीके से आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चलेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आप इसको देखोगे तो आगे चल के भी सिविल इंजीनियरिंग में ये टर्म आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। हर चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकालोगे, आगे जाके सॉइल पढ़ोगे आप तो उसमें हर तरीके की सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग आएगी। ठीक है, तो ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी? देखिए ना, आप ऊपर ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, केजी पर मीटर क्यूब। ये भी केजी पर मीटर क्यूब है, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? बताना चाहेगा कोई? ये तो बहुत इजी है, आप देखिए ना, ऊपर भी ग्रेविटी है, नीचे भी सेम यूनिट्स अगर होती है, क्या होता है? No units. Unitless. एग्जैक्टली, इट विल बी यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कैसे करना है। करेक्ट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आज से आप लोग ध्यान में रखेंगे, और क्लियर करना होगा। मैं नेक्स्ट क्लासेस में इसको और क्लियर कर दूंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको हर जगह पे काम आने वाला है, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसका रिलेशन डायरेक्टली इससे है, डेंसिटी से। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? साउंडनेस, मतलब कितना साउंड है वो स्टोन, वो ये चेक करने के लिए होता है। ठीक है, कि वो कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब वो किसी चीज से टकरा रहा है तो कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कितना डिकम्पोज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी, और वो साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट हैं जो हम लोगों को कवर करने हैं स्टोन में। ठीक है, इतने सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो मैं अभी, ये तो मैंने आपको बहुत जनरली बताया कौन कौन से टेस्ट होते हैं। अब देखिए इन टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, मैं एक वेबसाइट के थ्रू आपको दिखाता हूँ इस पे। कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों को क्लियर थोड़ा हो जाए इससे।
लॉगिन मांग रहा है। Just a minute, let me log in. स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, ओके फाइन। सो ये सारे टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन्स, तो ये सारे टेस्ट हम लोगों ने अभी देखे थे। एसिड टेस्ट, एट्रिशन टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट, ठीक है, फ्रीजिंग, क्रिस्टलाइन, हार्डनेस, इम्पैक्ट, वाटर ऑब्जॉर्प्शन, ये सारे टेस्ट अभी हम लोगों ने देखे थे। अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग कैसे ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बुक दूंगा जिसमें कि ये सारे के सारे विद डायग्राम बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, और हम लोग इसको लैब में भी परफॉर्म करेंगे जब हमारी लैब होगी। इस सेमेस्टर में तो नहीं है अभी इसकी लैब, बट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की लैब होगी इसमें, या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स की लैब होगी, तो हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें। देखिए, पहला इसमें गिवन है एसिड टेस्ट। ठीक है, एसिड टेस्ट कैसे कर रहे हैं ये लोग? मैंने बताया था, इट इज कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कितना कैल्शियम कार्बोनेट है वो चेक करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टोन लेने हैं 50 to 100 ग्राम्स के स्टोन लेना है आपको, और इसको हाइड्रोफोबिक एसिड हैविंग स्ट्रेंथ ऑफ 1% एंड केप्ट फॉर 7 days, इसको सॉल्यूशन में रखा जाता है। ठीक है, एसिड के सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो जो अच्छा बिल्डिंग स्टोन होगा, ठीक है, इट्स शार्प एजेस कीप्स इट सरफेस फ्री फ्रॉम पाउडर, मतलब वो पाउडर फॉर्म में नहीं चेंज होगा इसमें। एसिड, अगर उसमें एसिड कंटेंट में अगर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा तो क्या रहेगा, वो उसके शार्प एजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, द एजेस आर ब्रोकन एंड पाउडर इज फॉर्म ऑन द सरफेस, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर एजेस टूट जाते हैं स्टोन के और पाउडर फॉर्म में वो दिखता है, तो क्या है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और वो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि उसकी और स्टोन की क्या है, पुअर वेदरिंग क्वालिटी है। तो इस तरीके से एसिड टेस्ट किया जाता है। बेसिकली इसमें आपको इंपॉर्टेंट है कि ये चीज है ना, वेट आपको 50 to 100 ग्राम्स लेना पड़ता है और उसको सॉल्यूशन में रखना पड़ता है, एसिड के सॉल्यूशन में रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट इज योर एट्रिशन टेस्ट। ये वाला बताता है, एट्रिशन टेस्ट याद है, अभी एक इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया था मैंने, जो मैंने बताया था कि वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन रहता है ना। तो ये किस लिए करते हैं, टू फाइंड आउट द रेट ऑफ वेयर ऑफ स्टोन्स, कितना वेयर एंड टेयर हो रहा है। ठीक है, तो जो बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। The result of the test indicates the resisting power of stone against the grinding action under traffic, मतलब कि जो भी रोड में हमारे स्टोन यूज हुआ है, ट्रैफिक चल रहा है उसके ऊपर से, तो ग्राइंड होगा वो, ऑफ कोर्स आपस में टकराएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टोन की हम लोग उसमें वेयर देखते हैं कि कितना उसमें वेयरिंग आ रही है। ठीक है, तो कैसे इसको किया जाता है, देखो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस में स्टोन को ब्रेक कर लेना है 60 mm में। ठीक है, 60 mm के साइज में इसको ब्रेक कर लेना है, और 5 kgs का वेट लेना है टोटल। तो इसमें 2 सिलेंडर थे, अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये था एट्रिशन टेस्ट का सिलेंडर। ठीक है, इसमें ये 2 सिलेंडर्स हैं। ठीक है, इसमें इस सैंपल को डाला जाता है। अब देखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं डेविल्स एट्रिशन टेस्ट मशीन। ठीक है, डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर आर रिस्पेक्टिवली 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है और 34 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये डायमीटर हुआ और ये इसकी लेंथ है। ठीक है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट रहता है। नेक्स्ट, फिर सिलेंडर्स को क्लोज किया जाता है, और ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन रहते हैं। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे इंक्लाइन रहते हैं, आप देख भी सकते हो उसमें। फिर सिलेंडर्स को रोटेट किया जाता है 5 आवर्स के लिए। ठीक है, रेट कितना रहता है, 30 आरपीएम। आरपीएम इज रोटेशन पर मिनट, मतलब 30 रोटेशन हर मिनट पे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है,
कंटेंट को सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है और उसको सीव किया जाता है। अब सीव समझते हैं आप लोग क्या होता है? सीव करना किसे बोलते हैं, कोई बता सकता है? सीव टर्म सुना है आप लोगों ने? अच्छा, छन्नी सुनी आप लोगों ने? छन्नी, छन्नी क्या काम में आती है? कोई भी बता सकता है, कोई भी बताना चाहे। ठीक है, सील क्या होता है? बेसिकली छन्नी होती है तरीके की, ठीक है। वो छन्नी क्या करती है, किसी चीज को छानती है, मतलब कि जो कोर्सर पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, जो उस छन्नी के साइज से कम होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर मैं बोलूँ 1.5 mm की मैश है तो मतलब क्या है कि 1.5 mm का उसमें गैप है सीव में, ठीक है। अगर इससे जो भी इससे छोटे पार्टिकल होंगे 1.5 mm से, वो इसके थ्रू पास कर जाएंगे, और बाकी जो इससे बड़े होंगे, साइज से बड़े होंगे पार्टिकल, वो रिटेन कर जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज रिटेन्ड ऑन द सीव इज वेटेड, जो रह गए हैं ऊपर सीव में, ठीक है। तो अगर आप विच इज रिटेन्ड ऑन द सीव इज वेटेड, तो जो बच गए हैं पार्टिकल्स, जो पास हो गए उनको नहीं लेना है, जो रिटेन हो गए उनको लेना है, ठीक है। उसका वेट लेना है आपको। तो आप कैसे निकालोगे परसेंटेज वेयर, कितना वेयर हुआ है, मतलब कितना वेयर एंड टेयर हुआ है, उसमें कैसे पता लगेगा? लॉस इन वेट। तो आप देखिए, ऑफकोर्स जो पहले वेट रहा होगा आपका, मान लीजिए आपने 5 kg डाला था, तो वो क्रश हो गया है कुछ, तो ठीक है, तो वियरिंग एक्शन की वजह से क्रश हो गया, तो अब क्या है उसका, मान लीजिए उसका वेट रह गया 4.5 kg, तो लॉस इन वेट कितना हो गया? ½ kg का लॉस हो गया। इनिशियल वेट कितना था? 5 kg का था। इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा कितना वियर एंड टेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है एट्रिशन टेस्ट। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि किसमें होता है? डेविल्स एट्रिशन टेस्ट मशीन में, ठीक है, जो मैंने एट्रिशन टेस्ट मशीन आपको दिखाई थी। क्लियर है ये वाला टेस्ट? कोई डाउट है इसमें? कोई भी एक रिस्पॉन्ड कर सकता है, जिसको डाउट है वो बोल सकता है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट इज क्रशिंग टेस्ट। अब क्रशिंग टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया था बेसिकली क्या होता है। ये लोड बेयरिंग के लिए हम लोग देखते हैं। किसमें देखते हैं? क्रशिंग टेस्ट वाला मैंने आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा मशीन में, ठीक है। ये था, देखिए क्रशिंग में मैंने कॉम्पैक्शन मशीन बताई थी आप लोगों को, ठीक है। ऊपर भी और नीचे से इसमें कॉम्पैक्शन दिया जाता है, बीच में स्टोन का सैंपल रखा जाता है, उसका साइज फिक्स करना पड़ता है आपको, क्यूब शेप में रखना पड़ता है, और ऊपर से इसमें कंप्रेशन दिया जाता है, मतलब दबाव डाला जाता है, तो देखते हैं कि कितना स्टोन स्ट्रेंथ ले पाता है, कितनी स्ट्रेंथ में टूटेगा, दैट इज इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। मैंने पहले बताया था आपको स्टोन को कितने साइज में कट करना है, दिस साइज 40x40x40 का क्यूब बनाना है आपको, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रेसिंग, ठीक है। ड्रेसिंग मैंने आपको, हमने पहले भी एक इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि ड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है। उसको ड्रेस किया जाता है, दैट मीन्स उसको उस पर्टिकुलर शेप में काटा जाता है, क्यूब के शेप में, बिल्कुल क्यूबिकल शेप में रहेगा वो, ठीक है। और जो नंबर ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन है कि कितने क्यूब्स आप बनाओगे, ठीक है, वो स्पेसिमेन है जिसपे आप टेस्ट परफॉर्म करोगे, उसको स्पेसिमेन बोलते हैं। तो ये मिनिमम 3 आपको बनाने पड़ेंगे, 3 पत्थर लेके आपको 3 क्यूब्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और स्पेसिमेन को क्या किया जाता है? पानी में रखा जाता है 72 आवर्स के लिए, ठीक है। सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड मतलब पानी में डुबो कर रखा जाता है, सैचुरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। 72 आवर्स तक का रखा जाता है इसको। फिर इसको क्या किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेयर इसमें लगाई जाती है, अबाउट 5 mm थिक प्लाईवुड, ठीक है, कवर्ड विद अ प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ अबाउट 5 mm थिक प्लाईवुड। फिर लोड इसमें एक्चुअली प्रोवाइड किया जाता है। लोड मैंने जैसे आपको दिखाया था, इसमें लोड डाला जाता है मशीन में, ठीक है। ये मशीन होती है जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो लोड को, ये इस तरीके से ऊपर और नीचे से कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। तो लोड इज अप्लाइड एक्सियली, एक्सियली का मतलब क्या है? अबाउट इट्स एक्सेस, ठीक है, उस एक्सेस में डाला जाएगा, क्रशिंग टेस्ट मशीन में डाला जाएगा। रेट ऑफ लोडिंग होता है 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, केजी क्या है? मास है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है। तो कोई भी मास अपॉन एरिया क्या चीज होती है? दैट इज प्रेशर, राइट। तो प्रेशर पर मिनट,
कितना प्रेशर हम हर एक मिनट में डाल रहे हैं अगर उसको देखेंगे तो इट विल बी कॉल्ड लोडिंग रेट, कितने रेट से वो लोडिंग कर रहा है हर मिनट में, मतलब वो 140 केजी का प्रेशर डाल रहा है हर एक स्क्वायर सेंटीमीटर में हर मिनट पे, ठीक है, ये समझ लीजिए आप, इतना प्रेशर उस मशीन से उस स्टोन पर पड़ रहा है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन पर यूनिट एरिया इज द मैक्सिमम लोड एट विच द सैंपल क्रशेस और फेल्स, मतलब जितने लोड पे वो टूट जाएगा वो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ रहेगी, मतलब हल्के हल्के बढ़ता रहेगा ना लोड, तो आप मान लीजिए 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड से आपने स्टार्ट किया, फिर वो 2 जाएगा, 3, 4, 5 न्यूटन के हिसाब से, ठीक है, तो वो बढ़ते रहेगा और एक टाइम आएगा जब वो स्टोन क्या होगा, क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी इजी टेस्ट है, कॉम्पैक्शन टेस्टिंग मशीन में किया जाता है, सीटीएम, ये हमारे पास रखी हुई है कॉलेज में हमारे पास है, उसमें आप लोग इसको टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट आप लोग आगे चल के देखेंगे, लैब में हम लोग ये करके देखेंगे कि कैसे किए जाते हैं परफॉर्म, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो कोई पूछ सकता है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है फिर क्रिस्टलाइन टेस्ट है, वो हम लोगों ने उसमें देखा नहीं था, बट देन इसमें भी क्या किया जाता है, 4 क्यूब को लिया जाता है स्टोन के जो कि 40 mm के हैं, 72 आवर्स तक का ड्राइड किया जाता है उसको एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और फिर वो 14% सॉल्यूशन Na2SO4 में उसको 2 घंटे के लिए रखा जाता है, फिर उसको वापस से ड्राई किया जाता है, तो और उसमें डिफरेंस इन वेट देखा जाता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन बेसिकली मतलब ये यही प्रोसेस ये 5 टाइम करते हैं, इस टाइम चेंज इन वेट इज नोटेड, तो वेट में क्या चेंज आ रहा है, सॉल्यूशन में डुबोने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं वेट में, ये चेक किया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि सॉल्युबिलिटी वगैरह कैसे पता चलता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर का इसका पता चलता है। ये टेस्ट बेसिकली हम लोग करते नहीं है, उसमें कई जगहों पे किया जाता होगा बट हमारे लैब में ये नहीं किया जाता। फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग वाला मैंने बताया था, ये बेसिकली उन जगहों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होती है, ठीक है। स्टोन इसमें क्या करते हैं, स्टोन स्पेसिमेन को लेते हैं, उसको 24 आवर्स तक का पानी में रखते हैं, फिर उसको फ्रीजिंग मशीन में रखा जाता है -12 डिग्री सेल्सियस, उसको फ्रीज कर देते हैं 24 घंटे के लिए, ठीक है। देन इट इज थॉड और वार्म्ड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, फिर उसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो भी 25 डिग्री या 27 डिग्री जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा उसमें हम लोग वापस से रखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, दिस शुड बी डन इन शेड टू प्रिवेंट एनी इफेक्ट ड्यू टू विंड सनरेज, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड बिहेवियर ऑफ स्टोन इज केयरफुली ऑब्जर्व्ड। इसमें बिहेवियर देखते हैं कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कि उसमें जब हमने उसमें चेंजेस किए थे तो उसके और जब हम उसको वापस से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में ला रहे हैं तो कितना उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कहीं उसमें कोई क्रैक तो नहीं फॉर्म हो रहे हैं, है ना, कहीं उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी तो नहीं आ रही है, तो ये सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट। ये भी जनरली हम लोग ये टेस्ट भी करते नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो अगला टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हार्डनेस हम लोग किस वाले में करते थे, देखिए एक हार्डनेस का हम लोगों का था मोर्स वाले में भी था, ठीक है। मोर्स वाले में मैंने बताया था आपको, नाइफ से आप लोग उसको स्क्रैच करके देखेंगे और उस स्केल से पता लगाएंगे कितनी हार्डनेस है, ठीक है, वो भी एक टेस्ट था। एक टेस्ट और होता है, ठीक है, ये ये होता है डोरीज टेस्टिंग मशीन में, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सिलेंडर का डायमीटर है 25 mm का, उसकी हाइट है, ठीक है, इज टेकन आउट फ्रॉम द सैंपल ऑफ स्टोन, उसका वेट किया जाता है, द सैंपल इज प्लेस्ड इन डोरीज टेस्टिंग मशीन एंड इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 1250 ग्राम्स, इतने का प्रेशर, ये बेसिकली इसने वेट गिवन है, इसमें इतना प्रेशर अप्लाई किया जाता है। एनुअल स्टील डिस्क मशीन इज देन रोटेटेड एट स्पीड ऑफ 28 आरपीएम, एक डिस्क है मशीन है जो कि रोटेट करती है 28 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। अब इस रोटेशन से क्या होगा, कोर्स सैंड ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इज स्प्रिंकल्ड ऑन द टॉप ऑफ डिस्क, ठीक है। तो कोर्स सैंड जो होगा वो स्प्रिंकल हो जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क में, और जब 1000 रेवोल्यूशन हो जाएंगे स्पेसिमेन को तब बाहर निकाल दिया जाता है और उसका वेट देखा जाता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, जब ये रोटेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, तो है ना, और इस टेस्टिंग मशीन में भी क्या हो रहा है कि वो आपस में टकरा रहा है, ठीक है, उस रोटेशन की वजह से, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स जो पहले वेट हमने लिया था उससे वेट कुछ कम हो गया होगा, लॉस इन वेट आया होगा, ठीक है। तो हार्डनेस कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज, ये फॉर्मूला गिवन है, 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम पर ये सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है,
तो ये गलत, ये कुछ यहाँ पर गलती है इनकी। लॉस ऑफ वेट इन ग्राम्स बेसिकली ये है, ठीक है, कितना वेट में कितना ग्राम्स में कितना लॉस आया है, तो उसको आपकी 20 से माइनस करके देखेंगे तो दैट विल गिव यू हार्डनेस। बाकी दूसरा टेस्ट मैंने जो आपको बताया था वो कौन सा था, मोर्स वाला, ठीक है, जिसमें आपको वो स्केल मैंने दिखाया था आपको। ये वाला है ना हार्डनेस के लिए, मैंने आपको ये दिखाया था, ये स्केल रहता है इस पे, ठीक है, इससे भी आप हार्डनेस कर सकते हो। तो ये बेसिकली दो टेस्ट है इसके हार्डनेस चेक करने के, ठीक है। अब जो अगला टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट। मैंने बताया था इम्पैक्ट किस लिए चेक करते हैं, टफनेस निकालने के लिए, ठीक है। लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसको टफनेस इंडेक्स बोला जाता है। इट इज फॉर डिटरमाइनिंग द टफनेस ऑफ स्टोन, कितना टफ है स्टोन, इसको चेक करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट से। इम्पैक्ट टेस्ट वाला मैंने आपको दिखाया था मशीन कैसे होती है इम्पैक्ट टेस्ट की, ये वाली, ठीक है। इसका कुछ डायमेंशन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें हैमर रहेगा ऊपर, यस सर। और नीचे क्या है, मोल्ड है, इसमें आप सैंपल डालते हो और हैमर ऊपर से नीचे गिराते हो, ठीक है। अब देखना, ये आप इंस्ट्रूमेंट देख लो और मैं फिर प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये टेस्ट हम लोग करते हैं, उसमें एग्रीगेट वगैरह की भी टेस्ट में परफॉर्म किया जाता है, हार्डनेस हार्डनेस सॉरी टफनेस निकालने के लिए, इम्पैक्ट टेस्ट। बट आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान में रखिए अपने, और मैं जो वहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा उसके हिसाब से आप देखिएगा कि किस तरीके से मशीन वर्क करती है, ठीक है, टेस्ट किससे कैसे परफॉर्म होता है। अब इसमें क्या है देखिए, सिलेंडर ऑफ डायमीटर 25 mm एंड हाइट 25 mm, ठीक है, इज टेकन आउट फ्रॉम द सैंपल ऑफ स्टोन। तो जो नीचे सिलेंडर रखा हुआ है वो इसका डायमीटर और हाइट बता रहा है, ठीक है। इट इज देन प्लेस्ड ऑन कास्ट आयरन एनवल ऑफ मशीन। कास्ट आयरन मशीन, जो मशीन का नीचे वाला पोर्शन है उसमें रखा जाता है। अ स्टील हैमर वेइंग 2 kg, जो ऊपर वे हैमर लगा था उसका वेट कितना, करीब करीब 2 kg का है, इज अलाउड टू फॉल एक्चुअली, एक्चुअली मतलब कि अलोंग द लेंथ एक्सिस से ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होता है वर्टिकल डायरेक्शन में ओवर द स्पेसिमेन। तो ऊपर से अगर 2 किलो का हथौड़ा गिरेगा तो क्या होगा, नीचे वो क्रश होगा, है ना। हाइट ऑफ फर्स्ट ब्लो इज 1 सेंटीमीटर, तो पहला जो आपका हाइट होगा आप 1 सेंटीमीटर से ऊपर से गिराओगे नीचे, ठीक है। जो दूसरा ब्लो है वो 2 सेंटीमीटर से गिराते हो आप, और जो तीसरा ब्लो है वो 3 सेंटीमीटर से गिराते हो, फिर चौथा और ऊपर से गिराते हो उसको, ठीक है। तो अगर आप हाइट वगैरह देखोगे इसमें तो मेंशन होगी, ठीक है। ये देखो 350 mm, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस हाइट से आप डिफरेंट डिफरेंट हाइट से इसको गिराते हो, तो एक एक करके आप गिराओगे, दैट मीन्स ये देखिए पहले आप 1 सेंटीमीटर से गिराओगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10 mm से गिराओगे, ठीक है। फिर 2 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 20 mm से गिराओगे। तो बेसिकली आप इसकी हाइट देखो कितनी दे रखी है, 350 mm दे रखी है ना। तो आप 35 सेंटीमीटर तक का इसमें गिरा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप टेस्ट परफॉर्म करते हो उसमें। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब ये गिर रहा है ऊपर से नीचे तो क्या होगा, ब्लो एट विच स्पेसिमेन ब्रेक इज नोटेड। तो जितने जिस जिस वाले ब्लो पे, मतलब ब्लोस काउंट हो रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर पहला ब्लो था, दूसरा ब्लो था सेकंड 2 सेंटीमीटर पे, तीसरा ब्लो था 3 सेंटीमीटर पे। तो ऐसे देखेंगे 5, 6, 7, 10 ब्लो में कितने में ये ब्रेक हो रहा है स्पेसिमेन, ठीक है। और वो उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, उससे हमारा टफनेस इंडेक्स निकलता है, ठीक है, एन से। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, बट मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। इम्पैक्ट टेस्ट, ये देखिए, द ब्लो एट विच स्पेसिमेन ब्रेक इज नोटेड इफ इट इज एन nth ब्लो, n रिप्रेजेंट द टफनेस इंडेक्स। अब इसका टफनेस इंडेक्स हो जाएगा nth ब्लो। मान लीजिए ये 6th ब्लो में टूटा स्पेसिमेन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टफनेस इंडेक्स कितना हो जाएगा, 6। टफनेस इंडेक्स विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। इस तरीके से टफनेस इंडेक्स निकालेंगे, तो जितने ज्यादा ब्लोज में टूटेगा उसका ज्यादा टफनेस इंडेक्स होगा, मतलब वो ज्यादा इंपैक्ट झेल सकता है, उसका इंपैक्ट टेस्ट इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट का अलग तरीका होता है निकालने का, इंस्ट्रूमेंट सेम होता है, वो आगे एग्रीगेट जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मैंने अगेन आपको बताया था, ये सारे वो जियोलॉजिकल वाले हैं, ठीक है। ये एवरेज ग्रेन साइज, और ये मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, टेक्सचर क्या रहेगा ये बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट किस लिए करते हैं, फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल मैटर इन सैंपल ऑफ स्टोन। देखिए कितना मैटर जो है स्टोन में सॉल्यूबल है, ठीक है। सॉल्यूबल मैटर को क्यों चेक करना पड़ता है हम लोगों को, क्या रीजन है, तो बता सकते हैं।
देखिए सॉल्यूबल लिखा है ना, सॉल्यूबल का मतलब ये होता है कि जो डिसॉल्व हो जाए उसमें, वाटर में डालते ही, ठीक है। तो आप ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है। क्या करना है आपको, आपको थोड़े से कुछ पीसेस लेने हैं स्टोन के, ठीक है, उसको ग्लास ट्यूब में रखना है, ठीक है। एक ट्यूब ले लेंगे, लंबा सा एक ट्यूब रहेगा, उसमें आपको ये रखना है। द ट्यूब इज देन फिल्ड विद क्लियर वाटर। क्लियर वाटर से इसको भरोगे, 1 घंटे बाद आप उसमें चेक करोगे और उसको हिला के देखोगे ट्यूब को। तो जो भी ट्यूब में वाटर जो होगा वो डर्टी हो जाएगा, मतलब उसमें क्या है, उसमें मैटर, अर्दी मैटर प्रेजेंट है जो कि सॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है। तो वो बहुत ईजी है। और जो पानी क्लीन रहेगा, मतलब उसमें अर्दी मैटर नहीं है, वो उसमें आपका सॉल्यूबल मैटर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे आप चेक कर लोगे। तो इससे इफ वाटर रिमेन्स क्लियर, अगर पानी साफ रहता है तो स्टोन विल बी ड्यूरेबल एंड फ्री फ्रॉम एनी सॉल्यूबल मैटर। तो स्टोन में किसी भी तरीके के सॉल्यूबल मैटर नहीं रहेगा और वो काफी ड्यूरेबल रहेगा। सॉल्यूबल मैटर से एक और चीज हो सकती है कि मान लीजिए अभी आपके सॉइल में कोई ऐसा, स्टोन में कोई ऐसा मैटर है जो सॉल्यूबल है, मतलब वाटर के साथ, है ना। तो कभी बरसात होगी या कोई भी पानी वाला स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा और फिर आपके उस स्टोन में वॉइड बन जाएंगे जो कि उसको वीक बना देंगे, ठीक है। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए स्मिथ टेस्ट किया जाता है। बहुत ईजी सा टेस्ट है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि वाटर डर्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें सॉल्युबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन आप लोगों को पता है कि पानी, जो स्टोन है वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसको करने की प्रोसीजर क्या है, द सैंपल ऑफ स्टोन अ क्यूब वेइंग अबाउट 50 ग्राम इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो कुछ 50 ग्राम का आपको क्यूब बनाना है, उसका वेट आप ले लीजिए W1, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, W1 आपने लिया है 50 ग्राम, इसको जो आपने क्यूब बनाया उसका। फिर इसको आप लोग डिस्टिल वाटर में डालते हैं 24 घंटे के लिए। फिर क्यूब को आप वापस निकालते हैं, ठीक है। उससे सारा का सारा डैम्प क्या करते हैं, वाटर को वाइप ऑफ करते हैं आप क्लॉथ से। फिर उसका वेट दोबारा से निकाला जाता है, मतलब वो W2 आएगा। ऑफकोर्स W1 है जब वो सिंपल ऐसे स्टोन था, जब वो क्यूब था, जब उसको पानी में डुबाया तो उसका कुछ ना कुछ वेट बढ़ गया होगा, अगर उसने पानी ऑब्जॉर्व किया होगा अंदर, तो W2 हो गया, ठीक है। तो W1 एक वेट मिल गया आपको, एक वेट आपको W2 मिल गया, ठीक है। फिर cube is suspended freely in water and its weight is got it, let this be W3। और उसको क्यूब को फिर से वाटर में डाला जाता है, उसका वेट निकाल लीजिए आप W3, मतलब ये 24 घंटे की प्रोसेस के बाद की बात है, W3। फिर वाटर को बॉईल कर रहे हैं एंड क्यूब इज केप्ट बॉइलिंग फॉर 5 आवर्स, मतलब पूरे 5 घंटे के लिए आप उसको बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। और बॉईल करने से भी कुछ फर्क पड़ेगा। फिर क्यूब को निकालते हैं, फिर इससे पानी निकाला जाता है, उससे वाइप किया जाता है, द वेट इज रिकॉर्डेड एंड दैट वेट इज W4। W4 क्या वेट है, आफ्टर बॉइलिंग फॉर 5 आवर्स का वेट है, ठीक है। तो 4 वेट है आपके पास, W1, W2, W3 एंड W4, ठीक है। ये चारों वेट आपको ध्यान में रखना, W1, 2, 3, 4, ये चारों वेट आप निकालोगे। और देखिए इस टेस्ट से आप काफी सारी चीजें निकाल सकते हो। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन आर ऑब्टेन्ड। तो परसेंटेज ऑब्जॉर्प्शन बहुत इजी है, 24 घंटे में कितना पानी ऑब्जॉर्व किया वो कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। W2 माइनस W1, मतलब जितना पानी में डालने के बाद का वेट था, जितना इनिशियल वेट था, अपॉन 100 इंटू W1 करोगे आप, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। परसेंटेज ऑब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में आपको निकालना है तो अगेन W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W3 इंटू 100 करना पड़ेगा आपको। ये वॉल्यूम के टर्म्स में आपको निकाल के देखा कि परसेंट कितना वॉल्यूम में कितना परसेंटेज ऑब्जॉर्व हुआ है। डिस्प्लेस वाटर W2 माइनस W3 कितना पहले था, मतलब 24 आवर्स के बाद, और कितना वापस से आपने उसको जब दोबारा से इसको वेट डाला W3 में, तो कितना डिफरेंस आया, ये आपको वाटर डिस्प्लेस बताएगा। पोरोसिटी, पोरोसिटी मतलब पोर्स वाला जो मैंने आपको बताया था, परसेंट पोरोसिटी क्या होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पोरोसिटी, ठीक है। ये सॉइल में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, आगे सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल में पोरोसिटी टर्म आपको देखने को मिलेगा। तो स्टोन की पोरोसिटी कैसे निकालेंगे आप, W4 माइनस W1। W4 कब था, बॉइलिंग के बाद का वेट था, W1 था इनिशियल वेट, अपॉन W2 माइनस W3। W2 था वेट आफ्टर, जो W2 था वेट आफ्टर 24 आवर्स जब उसको सबमर्ज करा था, और W3 था जब उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं वाटर में, ठीक है। तो वो वेट था W3। तो इस तरीके से आपको परसेंट पोरोसिटी निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, अगेन kg पर मीटर क्यूब में होगा मास kg और वॉल्यूम मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे आप, W1 अपॉन W2 माइनस W3। तो डेंसिटी विल बी लाइक दिस। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगेन देखिए आप स्पेसिफिक ग्रेविटी इसने सेम यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। W1 अपॉन W2 माइनस W3, W1 अपॉन W2 माइनस W3। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको क्या बताया था, डेंसिटी ऑफ अ
सब्सटेंस या फिर डेंसिटी ऑफ स्टोन, इस केस में क्या रहेगा, स्टोन है तो डेंसिटी ऑफ स्टोन कितनी आई है, ये आई है डेंसिटी, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ नॉन सब्सटेंस मतलब वाटर का जो भी होगा, है ना। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी, मतलब डेंसिटी ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर आप करोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल आएगी, ठीक है, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो इसने सिर्फ यहाँ पर गलती से ये चीज लिखा हुआ है, सिर्फ इसने डेंसिटी लिखा हुआ है, बट दिस इज डेंसिटी ऑफ दिस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, ये बात क्लियरली आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट इज सैचुरेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। सैचुरेशन, ये टर्म सैचुरेशन का मतलब होता है जो हमने पानी में डुबोया था उसको, उससे वो सैचुरेटेड हो गया, ठीक है, ये भी सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वो कैसे निकालेंगे, कितना वाटर अब्सॉर्ब हुआ है अपॉन टोटल पोरोसिटी, पोरोसिटी आपने ऊपर निकाली है, यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज पोरोसिटी निकाली है आपने, ठीक है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, W2 माइनस W1, जितना इनिशियली वेट था डुबोने के बाद 24 आवर्स के बाद जितना चेंज इन वेट आया, अपॉन W4 माइनस W1, मतलब इनिशियल जो था और बॉइलिंग के बाद का जो वेट आया था उसमें डिफरेंस कितना है, तो इससे आएगा आपका सैचुरेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो दीज आर ऑल द टेस्ट व्हिच वी परफॉर्म ऑन द स्टोन। मेरे ख्याल से इसमें कोई अगर इशू है तो कोई मुझसे पूछ सकता है अगर किसी को कोई डाउट आया है अभी तक का, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली लैब में अभी तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मैं कुछ इस तरीके का करूंगा कि अगर मुझे यूट्यूब पे कोई लैब के वीडियोस मिल जाते हैं, आई विल शेयर इट विद यू, है ना, उससे आपको विजुअली दिखेगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, दैट आई विल डू। तो ये जितने भी टेस्ट मुझे मिल जाते हैं उनका यूट्यूब लिंक मैं आपको गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा, आप उस वीडियोस को देखिएगा। हाँ जी, किसी का डाउट है? एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? ओके, तो ठीक है, इसको मैं वीडियो में आपको जो टेस्ट है वो उसके वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, बिकॉज आप लोग विजुअली इसको देखोगे, अभी तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, जब आप विजुअली देखोगे या जब आप लोग लैब में परफॉर्म करते हो ना इनको, तो ये ज़्यादा क्लियर होते हैं, कैसे सैंपल लेना है, कितना सैंपल बनाना है और कैसे परफॉर्म करना है इसको, वेट कैसे लेना है, वेइंग मशीन कैसे यूज करनी है, तो ये सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं जो कि आप लोग प्रैक्टिस से सीखते हैं, ठीक है। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग लैब में नहीं जा पा रहे हैं, सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव, मतलब बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब वगैरह पे मिलेंगी, कुछ मैं भी शेयर करूंगा आपसे, तो आप विजुअली देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो ये टॉपिक था आज का, टेस्ट ऑन स्टोन, ये सारे टेस्ट हो गए, ठीक है। मेरे ख्याल से स्टोन में इसमें अब ज्यादा कुछ रहता नहीं है, इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है, डिटोरेशन ऑफ स्टोन, ठीक है। अब डिटोरेशन मतलब क्या होता है, डिटोरेशन मतलब क्या होता है, कैसे डिटोरेशन मतलब कि कैसे स्टोन डिटोरेट खराब होने लग रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिटोरेशन, डिग्रेड होने लग रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, किस चीजों से हो सकता है, वेटिंग एंड ड्राइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ठीक है, और जो डिलीटरीज सब्सटेंसेस हैं जैसे कि एटमॉस्फेयर नियर द सी शोर एंड इंडस्ट्रियल एरिया, है ना। इसका कॉमन एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, देखिए ताजमहल के बारे में सबने सुना है, राइट। ताजमहल में आप देखोगे कि उसकी जो मार्बल्स है वो प्योर वाइट कलर में है, बिल्कुल एकदम क्रिस्प वाइट है ना। बट कुछ टाइम में क्या हो रहा था कि वो मार्बल्स येलोइश कलर के होने लगे थे, ठीक है, वो येलोइश कलर के होने लगे थे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, और कुछ कुछ एसिड रेन का भी उसमें असर हो रहा था, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी निकाली कि उसके कुछ किलोमीटर्स के रेडियस में या डायमीटर में, रेडियस में आप ले लीजिए, उसमें आप कोई भी इंडस्ट्री नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। इनफैक्ट अगर आप आगरा जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ 1-2 किलोमीटर तक का आप गाड़ी भी अंदर नहीं ले जा सकते, वहां पे ई रिक्शाज वगैरह चलते हैं, या फिर आपको पैदल जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि उस स्टोन को प्रिजर्व कर सके, उस मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व कर सके, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है इसी चीज को बोलते हैं डिटोरिएट होना, मतलब खराब होना। तो जो डिटोरिएशन है उससे हो सकता है, ठीक है। तो कैसे फर्क पड़ सकता है, एटमॉस्फेयर नियर द सी शोर के किनारे वाले एरिया में हो सकता है, इंडस्ट्रियल एरियाज में फर्क पड़ सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेजिटेशन हो रही है, आपने देखा होगा कई बार फंगल और मॉस या फिर जो हम काई वगैरह बोलते हैं वो स्टोन पे जमने लगती है ना, वेजिटेशन ग्रोथ होने लगता है, तो उसकी वजह से भी डिटोरिएट होता है, बैक्टीरियाज लगने लगते हैं, तो इन सबकी वजह से डिके होता है, तो इन सबको डिटोरिएशन बोलते हैं।
मूवमेंट ऑफ केमिकल बिटवीन मिनरल्स, ठीक है, कई मिनरल्स भी बहुत होते हैं स्टोन के अंदर, बहुत मिनरल्स होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को रॉक के अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं, तो उसमें कोई भी मूवमेंट हो रहा है, केमिकल एक्सचेंज हो रहा है, कोई केमिकल आप बोलो कि केमिकली कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, तो उस वजह से भी डिटोरिएट होने लगता है, वो टूटने लगेगा या डिके करने लगेगा, ठीक है। नेचर ऑफ मोटार, मोटार हम आगे जाके पढ़ेंगे, मोटार को मैं आगे बताऊंगा आपको, ये एक अलग टॉपिक है अपना मोटार पूरा। टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से डिटोरिएट हो सकता है, एकदम सर्दी पड़ ली फिर एकदम गर्मी पड़ ली है, तो हो सकता है वो एक्सपैंड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो और उसमें क्रैक्स आने लग जाए, ठीक है। ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे डिटोरिएट होता है। वाटरफॉल्स एंड रेनफॉल्स, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आप देखोगे वाटरफॉल्स के किनारे जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी गिरता है वहां पर काफी वो पत्थर काफी मतलब कर्व टाइप का हो जाता है, या फिर मान लीजिए वो बहुत चिकना, वो जिसे बोलते हैं ना, वो वैसा हो जाता है पत्थर, क्योंकि उसमें वाटर गिरते रहता है कंटिन्यूसली, है ना। तो इस तरीके से भी डिटोरिएट होता है, और विंड की वजह से भी होता है, ठीक है। विंड भी काफी अपना इम्पैक्ट डालती है, उसमें हल्के हल्के उसमें से सैंड निकलने लगती है या फिर उसके पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, और हल्के हल्के वो डिटोरिएट भी करते हैं। तो ये सारे के सारे डिटोरिएशन किस तरीके से होता है स्टोन का, वो है। अब डिटोरिएशन की बात की तो हमने, फिर आता है प्रिजर्वेशन। अब उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके के हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन के दौरान भी उसको प्रिजर्व कर ले जाए, और एक होता है जब उसका कंप्लीट हो गया, स्टोन वर्क कंप्लीट हो गया उसके बाद जो प्रिकॉशन लेते हैं, ठीक है। इट इज अ टू वे प्रोसेस इस तरीके से। अब देखिए कैसे प्रिजर्व किया जाता है। प्रिकॉशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के दौरान हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है, ये बहुत इजी चीजें हैं, आप देखेंगे बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। टाइप एंड साइज ऑफ स्टोन शुड बी गुड, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अच्छे साइज होना चाहिए, टाइप होना चाहिए उसका, बढ़िया टाइप का स्टोन होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट एंड ड्यूरेबल स्टोन होना चाहिए। साइज ऑफ स्टोन शुड बी लार्ज एज फार एज पॉसिबल टू अवॉइड मिनिमाइजिंग नंबर ऑफ जॉइंट्स, जितने कम जॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप छोटे छोटे स्टोन्स को लगा के बनाओगे स्ट्रक्चर, तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, बड़े बड़े स्टोन्स को लगाओगे तो चांसेस कम है। देखो आप पुराने मंदिर देखते हो, है ना, तो कितनी बड़ी बड़ी पत्थरों की शिलाएं रखी गई है, ठीक है, वो अभी तक का हिलते भी नहीं है वो मंदिर, मतलब इतने स्ट्रांग है अभी मंदिर। कई बार डिजास्टर उन्होंने फेस किया लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ये सारी क्या है, ये सारे के सारे उन्होंने प्रिकॉशन लिए थे कंस्ट्रक्शन के दौरान, उस एज में, उस एरा में, ठीक है। ये आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, पिक्चर क्रिएट कर सकते हो दिमाग में। द स्टोन शुड बी वेल सीजनड, अभी हमने सीजनिंग वाला वो पढ़ा था, ठीक है, टेस्ट पढ़ा था। वॉश्ड क्लीन बिफोर दे आर यूज्ड, उसको क्लीन कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें सॉल्युबिलिटी हो सकती है किसी चीज की, उसको हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है, स्टोन शुड बी प्लेस्ड ऑन देयर नेचुरल बेड्स एंड द जॉइंट कंप्लीटली फिल्ड विद मोर्टार, जॉइंट्स में मोर्टार फिल कर देना होता है, मोर्टार हम आगे जाके पढ़ेंगे। सैंड एंड सीमेंट का रेशियो होता है मोर्टार, मैंने बताया था आपको। सो दैट देयर इज नो कैविटी, कोई कैविटी मतलब वॉइड्स नहीं होने चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। और प्रिकॉशन आफ्टर वर्क कंप्लीटेड, अगर कंप्लीट हो गया वर्क उसके बाद क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है, उसमें ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे लिंसीड ऑयल है, ठीक है। इसमें है रॉ ऑयल इज लाइटिंग कलर व्हाइल बॉइल्ड बिकम्स डार्क, डिसकलर्स द स्टोन्स, ठीक है। लिंसीड ऑयल से हम लोग कर सकते हैं। एलम एंड सोप, ये देखो ये प्रोटेक्टिव कोट की तरह काम करता है, 40 to 60% प्रोपोर्शन, मतलब 40 एलम और सोप 60% अगर आप यूज करते हो तो प्रोटेक्टिव कोट की तरह काम करता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज है, देखिए इसमें ये किसके अगेंस्ट काम करता है, डीके कॉज्ड बाय CaSO4, कैल्शियम सल्फेट की वजह से जो डीके होगा उसको ये बचाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इस तरीके से केमिकल इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। पैराफिन है, पेंट है, कई कई जगह पे आपने देखा होगा स्टोन पे पेंट कर देते हैं, उसकी लाइफ बढ़ जाती है ना, उसमें ये चीजें आ जाती है, ठीक है। तो ये रहेगा हम लोगों का स्टोन पे। तो इसी यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का ब्रिक्स है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा ब्रिक्स, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिलहाल। स्टोन्स हम लोगों का क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट होगा आप लोग देखिए, मैं आपको अभी बुक भी शेयर कर दूंगा इसकी, और नेक्स्ट हम लोग फिर ब्रिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो तो क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट है किसी को, कोई पूछना चाहेगा कुछ, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कोई आप स्टडी मटेरियल के थ्रू जा रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों का है उसमें कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस क्वेश्चन को किस तरीके से हो सकता है। बट ये चीजें मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा आप लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ये सबसे बेसिक सब्जेक्ट भी है। बेसिक इन द सेंस कि मतलब अगर आपको मटेरियल पता है ना सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप खेल सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में पूरे अच्छे से। आपको हर चीज का मटेरियल पता है, आपको पता है कि आपको आगे जाके कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो आपको मटेरियल पता है इसके कि कौन सी जगह पे क्या मटेरियल यूज होना है, कौन सी क्वालिटी अच्छी है। इनफैक्ट आप मान लीजिए आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, आफ्टर फादर आपसे पूछते हैं कि बेटा कौन सा स्टोन लगाए हम लोग अपने फ्लोर पे, है ना, तो आप बता सकते हो कि हमारे इतना वापस इतना वेट रहेगा, इसके लिए हमारे लिए ये स्टोन अच्छा रहेगा कि ये स्टोन अच्छा रहेगा, इस जगह में ऐसी कंडीशन है, इस जगह टाइल्स काम कर जाएंगी, इस जगह आपको स्टोन यूज करना है पापा, मतलब देयर इज लॉट ऑफ थिंग, मतलब ना इससे आप कई सारे मटेरियल्स में आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये अभी हमने स्टोन पढ़ा है, इसलिए मैं आपको एक स्टोन के एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो आप लोग। तो ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको बहुत बेस स्ट्रॉन्ग करने वाला है। सेकंड ईयर से आप इसमें अगर क्लियर हो जाओगे, तो आगे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, ये जितना आपने टर्म्स पढ़े, हार्डनेस, टफनेस, पोरोसिटी, राइट, ये सारे के सारे, ये क्या बोला था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारे के सारे टर्म्स आपको आगे जाके हर एक सेमेस्टर में, हर एक सब्जेक्ट्स में आपको डील करना है इनसे। तो ये बहुत क्लियर करने की जरूरत है कॉन्सेप्ट। किसी को अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी या ये चीज नहीं समझ में आ रही है, या लोड क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग बना लीजिए, किसकी क्या यूनिट होती है, ठीक है, डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, डेंसिटी किसे बोलते हैं, है ना, ये सब आप लोगों ने 10th 12th में सब फिजिक्स वगैरह में पढ़ा हुआ है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इन चीजों में, बट इट इज दैट कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो इस चीज में, समझो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी की सारी यूनिट्स बहुत ज्यादा काम आने वाली है। प्रेशर किसे बोलते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, मूवमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आप क्लियर करेंगे तो आगे चल के आपको ईजी पड़ेगा, है ना। आप देख रहे होगे इतने सारे टेस्ट अभी हमने पढ़े, डिस्कस किए, सब में यूनिट्स थी कुछ ना कुछ, है ना, तो कैलकुलेशंस थी, यूनिट्स थी, तो ये आपको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑन दैट नोट आज का सेशन खत्म करते हैं यहीं पर ही। आई हैव अनदर क्लास आल्सो, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ब्रेक्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.